Hello everybody, welcome to the session of software engineering. Today we are discussing numerical problems. Some of the numerical problems we have discussed in our previous section. अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप numerical problems part 1 वाला वीडियो पहले देख सकते हैं. And these are the questions which were being asked in UGC NET and the GATE examinations. So these are the previous year questions which we are discussing here. So let's start with the first question. So the first question is this: a software project was estimated at 352 function points. A 4-person team will be assigned to this project consisting of an architect. जो 4-person team है उनमें कौन है? एक architect है, 2 programmers हैं और एक tester है. ये question में given है. Do we have 2 programmers and 1 tester? सैलरी आर्किटेक्ट की कितनी दे रखी है? दिस इज 80,000. प्रोग्रामर की सैलरी है 60,000. 2 जनों की कितनी हो जाएगी? 2 into 60,000. एंड टेस्टर की है 50,000. तो ये सैलरीज गिवन है. द एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 8 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ. और एवरेज प्रोडक्टिविटी दे रखी है वो है 8 फंक्शन पॉइंट. Which of the following represents projected cost of the project? तो यहाँ पे हमें निकालना है कि exactly cost के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में. Okay, so let's see how to do such kind of the questions. So for this we have, यहाँ पे हमें given क्या है कि हमारे पास में टोटल 352 तो FPs हैं. ओके, और ये दे रखा है कि जो एवरेज FP है दैट इज 8 पर पर्सन मंथ, राइट. एंड 4-person टीम इज असाइन टू द प्रोजेक्ट. और 4 persons की हमारे पास में क्या है? टीम है. उस 4 persons में से कौन है? एक तो आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर्स हैं और हमारे पास में कौन है? एक टेस्टर है. ये सभी लोग अवेलेबल हैं और इनकी सैलरीज गिवन है कि जो आर्किटेक्ट है उसको सैलरी मिलती है 80,000 प्लस 2 प्रोग्रामर्स हैं, एक प्रोग्रामर की सैलरी है 60,000. तो 2 into 60,000 प्लस एक टेस्टर है तो टेस्टर की सैलरी कितनी है? 50,000. ये गिवन है हमें क्वेश्चन में. ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है और प्रोजेक्टेड कॉस्ट निकालनी है. तो देखो यहाँ पे टोटल FP कितना दे रखा है हमें? 352. सो आई विल लाइक दिस, राइट हियर लाइक दिस, 352 डिवाइडेड बाय 8 into 4. 4 persons हैं और 8 person months हैं तो 8 into 4. कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 352 डिवाइडेड बाय 32. इट इज इक्वल टू द 11, which is equal to 11 months. ओके, अब हमें क्या निकालनी है? प्रोजेक्टेड कॉस्ट. प्रोजेक्टेड कॉस्ट निकालनी है. तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट निकालने के लिए आर्किटेक्ट की सैलरी 80,000 प्लस 2 into प्रोग्रामर्स, मतलब प्रोग्रामर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,20,000 प्लस 50,000. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 11. जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख प्लस 2,50,000. तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 11. इट इज इक्वल टू 275,000. सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द प्रोजेक्टेड कॉस्ट. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी वो प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी. ओके, चलिए चलते हैं तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, अभी हमने जो आंसर निकाला था दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. The next question is, this was asked in Computer Science December 2019 paper.
अ फ्लो ग्राफ विद एंट्री नोड 1, ये हमारी मतलब एंट्री नोड है, ये वाली कौन सी नोड है हमारी एंट्री नोड है, ये जो 1 है, एंड एग्जिट नोड इज 11, तो ये हमारी कौन सी है एग्जिट नोड है। व्हाट इज द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करनी है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी। तो देखो जब भी हमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी होगी, सबसे पहले मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ रीजन्स। तो नंबर ऑफ रीजन्स हम कैसे निकालते हैं, लाइक दिस, लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स। दिस इज वन रीजन, मैंने इसको एक रीजन बोला है, तो इसको मैंने बोला है नाम दिया सपोज R1 का। उसके बाद मैंने बोला है कि आई हैव सेकेंड रीजन, ये वाला मेरा सेकेंड रीजन है, इसको मैंने नाम दिया है R2 का। फिर मैंने बोला कि मेरे पास ये थर्ड रीजन है जिसको मैंने नाम दिया है R3 का, और जो रिमेनिंग है उसको मैंने नाम दिया है R4 का। तो ये जो रिमेनिंग वाला है इसको मैंने नाम दिया है R4 का। सो लाइक दिस आई हैव 4 रीजन्स ओवर हियर। तो हमें क्या निकालना होता है जब भी हमें मालूम करना हो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, सो लाइक दिस देयर आर सेवरल काइंड ऑफ द थिंग्स बाय विच वी कैन फाइंड इट आउट। सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। 3 तरीके क्या है, पहला तरीका है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स। तो नंबर ऑफ रीजन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं रीजन्स, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो नंबर ऑफ रीजन्स यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं। सेकेंड केस होता है हमारे पास में, फ्लो ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज मैं V से डिफाइन कर रही हूँ, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ P+1। यहाँ पे P क्या है, P है मेरी प्रेडिकेट नोड्स, P क्या होंगी मेरी प्रेडिकेट नोड्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था हाउ टू फाइंड द प्रेडिकेट नोड्स, सिमिलरली इधर भी देख सकते हैं प्रेडिकेट नोड्स वो नोड्स होती हैं विच आर बेस्ड ऑन एनी ऑफ द कंडीशन, जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली चल रही है। तो सपोज यहाँ मैंने लिखा इट इज, यहाँ पे है हमारे पास में प्रेडिकेट नोड्स हैं 3, तो दैट इज 3+1 इज इक्वल टू 4। नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो रीजन इज इक्वल टू प्रेडिकेट नोड्स +1 होता है, ठीक है। सपोज आपको नहीं पता चल रहा है कैसे निकालना है प्रेडिकेट नोड्स, पर रीजन्स तो पता ही है, तो रीजन आपने ऐसे लिख दिया, ये आपने लिखा प्रेडिकेट नोड +1, तो आप वैसे ही निकाल सकते हो ना, P की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रीजन्स की वैल्यू होगी प्रेडिकेट नोड की वैल्यू एक उससे माइनस करके होगी। तो प्रेडिकेट नोड्स की वैल्यू आपकी आप इस तरह से निकाल सकते हो, R-1 इज इक्वल टू P। तो R-1 इज इक्वल टू P से यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। ओके, नाउ वी हैव द फ्लो ग्राफ को आप एक तरह से और बता सकते हो, एंड इट इज आई कैन राइट हियर लाइक दिस E-n+2। E होती है हमारे पास में एजेस, N होते हैं हमारे पास में नोड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी एजेस हैं वो हैं 11 - 9 नोड्स हैं +2, तो इट इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। हमने देखिए 11 एजेस हैं और नोड्स कितनी हैं हमारे पास में 9 है, तो टोटल कितना निकला 4। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी चीज की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एजेस एंड द नोड्स, आंसर है इसका 4। मैंने अभी आपको बताया था E-n+2। तो एजेस कितनी कैसे निकालते हैं हम, एजेस देखो, एक एज ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल मेरे पास कितनी एजेस हैं, ये पूरी एक ही एज है, राइट, ये पहले हो चुकी है काउंट और ये भी पहले हो चुकी है काउंट। तो इट इज 11 माइनस नोड्स कितनी है अब हमारे पास में, तो नोड्स हम ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मेरे पास नोड्स कितनी है 9 + 2। तो फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा इसका, 11 - 9 is 2 + 2 is equal to 4। तो पैसे भी निकाल सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड इट आउट। सो आई थिंक दिस माइट बी clear to you how we can solve such type of the questions. Okay, so let's go to the next question. The next question is, a web application and its support environment has not been fully fortified against the attack. Web engineers estimate that
लाइकलीहुड ऑफ द रिस्क, तो ये रिस्क हैंडलिंग का हमारा क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट का। लाइकलीहुड ऑफ रिपेलिंग एन अटैक इज ओनली 30%. The application does not contain sensitive or controversial information, so the threat probability is 25%. अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको पता करना है इंटीग्रिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन क्या होगी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सी, थ्रेट इज इक्वल टू, थ्रेट क्या होता है, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी है कि अटैक होगा, तो थ्रेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट एन अटैक विल अकर, उसी को हम बोलते हैं थ्रेट। ओके, तो कितना होता है वो, यहाँ पे गिवन है इट इज 0.25, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 25%। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या होती है, लाइकलीहुड ऑफ रिपेलिंग एन अटैक। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, लाइकलीहुड ऑफ रिपेलिंग एन अटैक। तो ये कितना दे रखा है यहाँ पे 0.30, तो मैं इसको 30% भी लिख सकती हूँ। अब देखो इंटीग्रिटी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको फाइंड आउट करनी है इंटीग्रिटी, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सो हाउ वी कैन फाइंड द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को इस तरह से हम लिखते हैं, द फॉर्मूला इज 1 माइनस थ्रेट multiplied by 1 minus security. ओके, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस थ्रेट, कितना गिवन है देखो यहाँ पे 0.25। ओके, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे 1 माइनस 0.30 से, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.30। ओके, सो इट इज इक्वल टू 0.70। आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.25 को 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 0.175। तो हमने इसको जब 0.175 से माइनस किया है, इट इज इक्वल टू 0.825। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 0.825। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज इक्वल टू 0.825। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so thanks for watching the videos, and for my other videos you can also join me on Unacademy. I am a verified educator in Unacademy, so you can definitely join me on Unacademy for the other courses. Okay, thanks for watching.